हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पेन पेपर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी में जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसके आगे के चैप्टर्स में। इससे पहले मैंने क्लास थर्ड फोर्थ की एनसीईआरटी जो है कंप्लीट कवर कर दी है, और अगर आपको वो देखनी है तो मैं यहाँ पर आई बटन पर प्लेलिस्ट में दे दूँगा, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। और कोई भी ये वीडियो देख रहा है सीटेट के ईवीएस पर्पज़ के लिए, तो मैं उस आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है आपका पढ़ना और आपके नोट्स बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। आपको बल्कि ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपका सीटेट में जो ईवीएस सब्जेक्ट है उसको क्लियर करने के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे ये तब के लिए है कि चाहे अगर आप मेरी वीडियो मई में देख रहे हो, जून में देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, या फिर साल के किसी भी महीने में देख रहे हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा। इस चैप्टर का नाम है 11वां चैप्टर है, नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। तो इसमें जो है बच्चों को ग्लोब और अंतरिक्ष के बारे में बताया गया है। बच्चों को सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है कि ये जो थी भारतीय मूल की जो नागरिक थी, और इन्होंने जो है अपना काफ़ी समय, लगभग 6 महीने का समय जो है अंतरिक्ष में बिताया था। फिर बताया है बच्चों को ग्लोब और पृथ्वी के आकार के बारे में कि जो ग्लोब जो है उसका क्या कार्य होता है, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की जो भू संरचना है या बाकी के देश हैं उन सबको समझने में जो है काफ़ी मदद करता है। और पृथ्वी का जो आकार है उसको जियोऑइड कहते हैं, वो क्योंकि पूरी तरीके से पृथ्वी गोल नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो ध्रुवों पर जो है वो चपटी है। तो इस साइड का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है बजाय इसके, ठीक है। और पृथ्वी के आकार को जो है जियोऑइड भी कहते हैं, ठीक है, जियोऑइड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जियोऑइड भी कहते हैं। फिर है 12वां चैप्टर, उसका नाम है खत्म हो जाए तो इस चैप्टर में बच्चों को धरती के अंदर से प्राप्त होने वाले संसाधनों के बारे में बताया गया है। जैसे धरती के अंदर से क्या प्राप्त होता है, धरती के अंदर से हमको लोहा, खनिज, पानी और गैसेस जो है, कई सारी चीज़ें जो प्राप्त होती हैं। और बहुत से लोग जो है इनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं, उनको बस वेस्ट करते हैं। जैसे पानी है, पानी को लोग ऐसे ही नल खुला रहने देते हैं। इससे क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर का जो पानी का भंडारण है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में चैप्टर में बच्चों को बताया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एलपीजी के बारे में और सीएनजी के बारे में। तो एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये दोनों गैसों की जो है फुल फॉर्म जो है पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आप उसको लिख लीजिएगा। फिर 13वां चैप्टर है, और इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बनते हैं। इस चैप्टर का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। इसमें बच्चों को लेह जो लद्दाख में है उसके बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ था लोनर के बारे में। तो लोनर का अर्थ होता है अकेला, यानी कि लोनर वही जो LONER है, ठीक है। तो लोनर का मतलब होता है अकेला। तो और सेकंड पॉइंट है लेह के रेगिस्तान को हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ठंडे रेगिस्तान के बारे में जाना जाता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लेह या फिर मध्य प्रदेश, तो आंसर हो जाएगा लेह, ठीक है, लेह या फिर लद्दाख, ठीक है। यहाँ पर जो रेगिस्तान है उसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेह में घर जो है 2 मंजिल होते हैं, पत्थर और लकड़ी के मोटे लट्ठों से। गर्मी में परिवार ऊपर और सामान तथा जानवर नीचे, परंतु सर्दी आने पर सब लोग नीचे आ जाते हैं। तो इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ। लेह में जो घर है वो 2 मंजिला होते हैं, ठीक है, एक स्टोरी ऊपर होती है, एक स्टोरी नीचे होती है। और गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में जो होता है परिवार ऊपर रहता है, ठीक है, क्योंकि और नीचे जो है अपना जानवर और सामान, खाने पीने की जो भी चीज़ें स्टोर करने की होती हैं वो नीचे रख देता है, क्योंकि गर्मी होती है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तब जो है ये चीज़ें बदल जाती हैं। तब जो है इंसान भी नीचे जानवर और सामान के पास में आ जाता है, क्योंकि लेह में जो है टेम्परेचर कभी कभी माइनस से नीचे तक चला जाता है। तो सर्दी इतनी हो जाती है कि उनको ऊपर का एरिया छोड़ना पड़ता है, नीचे आ जाना पड़ता है, क्योंकि नीचे सामान भी बहुत सा रखा है, नीचे जानवर भी हैं। तो इससे होता है क्या है, हवा जो है यहाँ पर कम रहती है, और जानवरों की गर्मी और आपस में सब लोगों की जो गर्मी है वो उनको काफ़ी मदद देती है गर्म रखने के लिए। और इस इनके जो घरों की दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी लकड़ी की बनी होती हैं, मोटे पत्थरों की बनी होती हैं, जिससे जो हवा जो है वो अंदर ना आ पाए। और यहाँ पर लोग गर्मियों में जो है अपने जो खाने की चीज़ें हैं वो छत पर रखकर उसको सुखाते भी हैं। तो ये जो है ये बनता है। फिर आता है चांग थांग के बारे में।
तो चांगथांग जो है लद्दाख में एक एरिया बोला जाता है, और ये एक मैदानी इलाका है जो कि 5,000 मीटर समुद्र तल से ऊपर है। और चांगथांग का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि इनमें से चांगथांग के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और अगर एक ऑप्शन दे रखा हो ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चांगथांग के लोग जो होते हैं वहाँ पर उन लोगों को चांगपा लोग कहते हैं, ठीक है। चांगपा लोग घुमंतु होते हैं, मतलब ये जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इनका एक जगह कोई अपना फिक्स जो है ठिकाना वो नहीं होता है, और ये लोग तंबू यानी कि टेंट बना के रहते हैं, और अपने टेंट को जो है रेबो कहते हैं। और अगर प्रश्न बनता है रेबो क्या चीज़ है, तो रेबो जो है एक टेंट को कहते हैं। और कहाँ के लोग कहते हैं? लद्दाख के लोग। और चांगपा लोग जो होते हैं, चांगपा एक जनजाति है, तो वो लोग जो है टेंट को रेबो कहते हैं। फिर आपने सुना होगा इस प्रश्न के बारे में, पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल भी है, वो बकरियों के बाल से बुनकर बनाई जाती है, और इसके बाल जो है इतने पतले होते हैं कि इंसानी बाल के 9 बाल के बराबर पश्मीना जो होती है उसका एक बाल होता है, ठीक है। पश्मीना के 9 बाल मिलकर के जो है उसकी मोटाई इंसान के एक बाल के बराबर होती है। मतलब 9 पश्मीना के बाल अगर रख दिए जाएँ तब जाकर उसकी मोटाई जो है एक इंसान के बाल के बराबर होगी। और इसका कार्य जो है वो किसी मशीन के ज़रिए नहीं किया जाता है। इसका कार्य जो है वहाँ के लोग यानी चांगपा या लद्दाख के लोग जो है वो खुद से ही अपने हाथों से मिलकर बनाते हैं, और एक शॉल को बनाने में लगभग 360 से भी ज़्यादा घंटे का समय जो लग जाता है, और वो भी एक साधारण सी शॉल को बनाने में। और ये पश्मीना शॉल के बारे में कहा जाता है ये काफ़ी गर्म होती है। हमारे हमारे जो और लोग जो हैं जो अगर कश्मीर वगैरह में घूमने जाते हैं या सर्दी के मौसम में, पश्मीना शॉल की जो है काफ़ी ज़रूरत जो है, या फिर उसकी जो क्या कहते हैं, डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और फिर है चांगपा लोग जो है भेड़ बकरियों को रखने के स्थान को जो है लेखा कहते हैं। तो अगर पूछा जाए लेखा किस स्थान को कहते हैं, किस स्थान को कहते हैं? अनाज रखने के स्थान को कहते हैं, हथियार रखने के स्थान को कहते हैं, या जानवरों को रखने के स्थान को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा भेड़ बकरियों के रखने के स्थान को लेखा कहते हैं। और आप इसमें जो है मेन पॉइंट है, आप उसको लेखा के बारे में भेड़ बकरियों से संबंधित रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो उन्होंने सिर्फ भेड़ बकरी ही कहा है, अगर वहाँ पर आप उन्होंने लिख दिया घोड़ा गधे और ऊँट को रखने के लिए कहते हैं, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि ये चांगपा लोग जो है लद्दाख में रहते हैं, और लद्दाख में जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जो है भेड़ बकरियाँ हो जाती हैं। तो इसके लिए वो लेखा का प्रयोग करते हैं, और हमको यही मानना चाहिए। फिर आता है डल झील के बारे में जिक्र। तो डल झील जो है वो आप सभी को पता है श्रीनगर में है, और श्रीनगर में कुछ ये डल झील के नज़ारे हैं जिनको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये श्रीनगर में एक डल झील का घर है। यहाँ पर जो है पानी के ऊपर तैरते हुए घर भी हैं ना, इनको हाउस बोट कहते हैं। और बोट की जो लकड़ी के डोंगे होते हैं पानी में तैरते रहते हैं, ये कुछ डोंगे हैं, इनको डोंगा भी कहते हैं, और ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर की मतलब सॉरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, शायद कक्षा 4 में था, उससे एक प्रश्न था कि केरल के बारे में, कि केरल में छोटी नाव को क्या कहते हैं? किसी को अगर याद हो तो वो कमेंट में आंसर बता सकता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, केरल में जो छोटी नाव है उसको कहते हैं वल्लम। और इससे जो है प्रश्न जो है पिछले विगत वर्षों में बना है। और साथ ही साथ केरल में एक बड़ी नाव भी होती है जिसका नाम है फेरी, ठीक है, फेरी। और ये दोनों नाव हैं, और इससे प्रश्न बनते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है, मैं आपसे ज़रूर कहता हूँ कि आप 3 से 5 तक की जो एनसीईआरटी है उसको ज़रूर पढ़ें ईवीएस के लिए। फिर जो है ये जिक्सॉ पजल जैसी कुछ है नक्काशी जो है इसकी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन बनी हुई हैं, ये कुछ जिक्सॉ पजल जैसी डिज़ाइन है। फिर ये यहाँ पर पत्थरों के घर जो है काट पीट कर जो बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। एक पॉइंट ये भी बनता है कि डब किसे कहते हैं। तो ये कश्मीर में अक्सर आपको घर देखने को ऐसे मिल जाते हैं, उनका घर की छतों दीवार का एक हिस्सा जो है छज्जे की तरह, हमारे तरफ साइड में छज्जा बोला जाता है, लेकिन ये कुछ हिस्सा जो है उभार करके बाहर निकाला जाता है जिसको डब कहते हैं। और यहाँ पर से जो लोग हैं घर के लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है, ये रहे कुछ घरों के घर जो लद्दाख में थे। मैंने आपको बताया था कि इनकी दीवारें जो है मोटी पत्थरों और लकड़ियों से बनी होती है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत होती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पहली मंजिल है, और ये जो है दूसरी मंजिल है। यहाँ पर भी इंसान सर्दियों में नीचे रहने लगता है, और गर्मियों में कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। फिर ये
डल झील में शिकारे में घूमने का मज़ा, अगर शिकारा पूछ लिया जाता है तो शिकारा भी डल झील में ही है प्रयोग किए जाते हैं। ये भी छोटी छोटी नाव होती हैं, लेकिन अगर पूछा जाए शिकारा कहाँ प्रयोग होता है तो शिकारा जो है, शिकारा, इनको शिकारा कहते हैं, ठीक है। शिकारा जो है वो जम्मू कश्मीर में डल झील पर एक हाउस, एक सॉरी, एक बोट होती है जिसको शिकारा कहते हैं। फिर है 14वां चैप्टर यानी कि 14 चैप्टर, जिसका नाम है जब धरती कांपी। तो इसमें बच्चों को गुजरात में आए 26 जनवरी 2001 में एक भूकंप आया था, तो उसके बारे में बताया गया है। साथ में बताया गया कि भूकंप आने पर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये है भूकंप को हम किस स्केल पर मापते हैं, तो भूकंप को जो है हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। और भूकंप मापने के लिए जो हमको यंत्र की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने का जो यंत्र है, अगर ये पूछा जाए प्रश्न में, तो वह है सिस्मोग्राफ। और भूकंप को हम किस स्केल पर मापते हैं, तो यह भूकंप की तीव्रता हम किस स्केल पर मापते हैं, तो हो जाएगा आंसर रिक्टर, ठीक है। फिर है 15वां चैप्टर, इसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो इस चैप्टर में बच्चों को सर्दियों और गर्मी के बारे में बताया गया है, और साथ में ये बताया गया है कि हमारा शरीर कब गर्म हो जाता है, कब ठंडा हो जाता है। तो इसमें एक पॉइंट यूज़ किया गया था स्टेथोस्कोप के बारे में। तो स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर जो है धड़कन को सुनने के लिए प्रयोग में करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा डॉक्टर के पास में एक इस तरह का डिवाइस होता है, और इसमें जो है यहाँ पर भी एक लगा होता है, याले जो ईयरफोन जैसे जो होते हैं वो प्लग अपने कान में लगाता है, और यहाँ पर जो एक डिवाइस होता है उसको आपके चेस्ट पर या सर पर, चेस्ट या बैक पर लगाता है और चेक करता है। तो वो जो है धड़कन को सुनने के लिए काम में आता है, और इस डिवाइस का जो नाम है स्टेथोस्कोप है। प्रश्न ये भी बनता है स्टेथोस्कोप के बारे में कि निम्न में से कौन सा यंत्र जो है डॉक्टर अपने कान में लगाकर आपकी धड़कन को सुनते हैं, या आपके छाती या पर या बैक पर जो है लगाकर वो जो है महसूस करते हैं। तो उसका नाम है क्या, स्टेथोस्कोप। और इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में भी बताया गया। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और इन्होंने भी ये काफ़ी चीज़ें की हैं हमारे राष्ट्र के लिए। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें मैंने आपको जो है थर्ड पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो है फाइनल पार्ट आएगा, वो होगा चैप्टर पार्ट नंबर 4, और उसके बाद जो है क्लास 5th की भी जो है एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो है हमारे पास 3rd 4th और 5th की जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, तब हम स्टार्ट करेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना, और उससे हम ये जानेंगे कि हमने जो है अभी तक एनसीईआरटी की जितनी भी चैप्टर्स या वीडियोस जो हमने देखी हैं वो हमारे सीटेट में जो है कितने काम में आती हैं, और इससे हमको हमारी पढ़ाई का भी पता चल जाएगा कि हमने जो पढ़ा है क्या वो सही पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। तो इसी को चेक करने के लिए जो है हम जो है फटाक से उसको भी स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, आपको कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।